Good morning, student. I hope you all are safe at your home. Today I will teach you laws of conservation. तो कंजर्वेशन लॉज पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन कंजर्वेशन कहां से आया है? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन कांस्टेंट, मतलब जो क्वांटिटी अपनी टाइम के साथ चेंज नहीं हो, जिसके अंदर टाइम के अनुसार कोई चेंज नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कंजर्व क्या होगा? कंजर्वेशन, जो चीजें टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही उसको आप क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन। तो उस फिजिक्स में कुछ लॉ है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, कंप्लीट पूरी फिजिक्स में हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो क्या लॉज है उनको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। तो चार टाइप के लॉज हैं। पहला अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड लॉ अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ लॉ अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो पहला अपना कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अपनी जो सभी टाइप की एनर्जी है उनका सम, यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है उनका सबका सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो, जिस प्रकार अपनी लाइट एनर्जी है उसको, जिस प्रकार अपनी लाइट है, बिजली है जैसे, उसको हम क्या करते हैं? फैन को चलाते हैं। फैन में क्या होता है? लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो अपनी एनर्जी क्या है? जो लाइट थी उसका कन्वर्ट किसमें होगा? चेंज किसमें होगी? वो मैकेनिकल में। तो अपना एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो एनर्जी का चेंज हो गया। इसी प्रकार टोटल एनर्जी सेम है, बस उसकी फॉर्म चेंज होगी, लाइट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज होगी। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे मार्कर है, इसके अंदर यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ इसको, यहाँ पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इसमें क्या है? रेस्ट पे है। पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसमें टोटली पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया नीचे ग्राउंड पे, जब ये बिल्कुल ग्राउंड को टच करने के समीप पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या होगा? इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी टोटली। तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहां पे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? उसका कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका एग्जांपल था फ्री फॉल के टाइम पे। या और दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे हम चलते हैं, पहले आप रेस्ट पे हैं, वहां पे पोजीशन है अपनी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब हम चले तो सब कुछ वेलोसिटी थी अपन,
तो वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी का किसमें आ गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। या जब हम रुके तो काइनेटिक एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो हम एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस लॉज की डेफिनेशन है। इस अब दूसरा लॉ कौन सा अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लास्ट पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इक्वल टू m क्रॉस v। तो ये क्या है, मास। जब हम किसी मास को वेलोसिटी देते हैं, जैसे ये मास अपने डस्टर है, इसको हम फेंकते हैं, वेलोसिटी दी हमने, तो इसमें क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। या कोई चीज है उसको वेलोसिटी देंगे, उसमें किसी मास को वेलोसिटी दी तो उसमें मोमेंटम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये मोमेंटम होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कब तक, until the external force is not involved या is not work, तो linear momentum is conserved। देखो जब हम वैक्यूम है, अपना वैक्यूम में किसी भी चीज को एक बार बॉल को फेंक देते हैं किसी रूम में, छत के जाके नीचे आती है, तो ग्राउंड से लग के छत पे जाती है, तो वैक्यूम है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एयर की वजह से उसका कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, तो क्या करेगा वो ऐसे चलती रहेगी। कभी भी देख ले कितने टाइम बाद उसकी शेयर में वेलोसिटी मिलेगी, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, लेकिन वो रुक क्यों नहीं रही, क्योंकि वहां पर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो उसका क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन जब उसकी सिंपल एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से रुक जाती है थोड़े टाइम के बाद, तो उसमें क्या हो जाता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, तो उसमें फोर्स आ जाता है। फोर्स रेजिस्टेंस क्या है, फोर्स है। इसका एग्जांपल देखेंगे, जब एग्जांपल इसका फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम द गन। देखो जब हम गन से बुलेट चलती है तो क्या होता है, तो मान लिया ये गन है, इसका मास m1 है, ये बुलेट गई, ये बुलेट मान लिया मैंने, इसका मास m2, तो कुछ वेलोसिटी से ये क्या करेगी, जाएगी, इसको मान लिया अपन है v2, और ये वेलोसिटी क्या होगी, बैक आएगी। गन कभी भी देखा होगा, गन क्या है, बैक की साइड धक्का मारती है, तो इसको v1 मान लिया। तो ये ऐसा क्यों करती है, देखो ये मास है, बुलेट का मास गन के मास से कम होता है, तो इसका मोमेंटम निकालो, p2 लिख लिया इसको अपन है, तो m2 v2, लेकिन इसका मोमेंटम, इसका मास ज्यादा है थोड़ा, तो इसका m1 v1 p1। तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, इसका जब ये रेस्ट पे थी इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो उसमें क्या होगा, रेस्ट पे है तो ना इसके पास वेलोसिटी है ना इसके पास वेलोसिटी है, तो v1 एंड v2 क्या आ गया, जीरो, तो p1 भी जीरो है और p2 भी जीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल तो अपना वैलिड है, p1 इक्वल टू p2, लेकिन सम टाइम बाद जब इसमें फायरिंग किया ना बुलेट की, तो इसको v2 वेलोसिटी मिल गई, इसको v1 वेलोसिटी मिल गई, इसको बैक क्यों गई है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको कैंसिल करने के लिए जितना मोमेंटम इसको गेन करवाया उतना उसने वापस कर लिया, तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, p1 इक्वल टू p2, तो इसमें m1 v1 इक्वल टू m2
v2। तो अगर हमें ये निकालना है कि ये कितनी वेलोसिटी से बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। कैसे निकालेंगे, m2 अपॉन m1 इंटू में v2। बुलेट की वेलोसिटी अपने पास है, बुलेट का मास है, गन का मास है, तो वहां से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि हमें कितना पीछे तक लेके जाएगी वो गन। इस फार्मूले की हेल्प से आप गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या कोई भी एक चीज जो अननोन हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी वैल्यू का पता हो तो। देखो ये मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, लीनियर मोमेंटम सिंपल लीनियर है तो लाइन में होगा, सिंपल लीनियरली प्लेन में किसी भी मास को वेलोसिटी देना। नेक्स्ट क्या अपना लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या आ गया है, तो ये भी मोमेंटम, इसकी नोटेशन p है, l है, इसकी नोटेशन p है, तो इसमें क्या होगा एंगुलर, एंगल का जिक्र आ गया, तो मोशन किस में हो रही है, एंगल में। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रोटेशन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना मोमेंटम होगा, l क्या होता है अपना r क्रॉस p। ये p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, p का फार्मूला यहां पे पुट करेंगे तो r m v। तो l कहीं ना कहीं वेलोसिटी से कोरिलेट करता है, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो l में चेंज आएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखे पहले हम, until the torque is not involved the total angular momentum is conserved। देखो ये अपना इसका रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम एंड, ये तो एंगुलर मोमेंटम होगा अपना, एंगुलर मोमेंटम, ये अपना टॉर्क है, ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो जब अपना टॉर्क जीरो है तो एल अपना कंजर्व रहेगा, टॉर्क की जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसको इसके साथ कोरिलेट करें लीनियर मोमेंटम के साथ, तो लीनियर मोमेंटम क्या अपना p, वो क्या होता है f क्रॉस v। सिंपल लीनियर में जो फोर्स काम करता है वही रोटेशन में टॉर्क काम करता है, और लीनियर में जो वेलोसिटी काम करती है वो एंगुलर में ओमेगा से डिनोट कर देते हैं उसको। एंगुलर, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर फोर्स, ये एंगुलर फोर्स में जो फोर्स लगता है बॉडी जब एंगुलर मोशन में रोटेशन कर रही होती है, ये लीनियर में मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल देखेंगे, देखो कोई भी ये सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसके ऊपर से ये कोई भी रो है, जब ये इसकी बिल्कुल समीप से जाएगी, इसको हम ले जा रहे हैं, इसमें क्या है वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, तो जब ये इसको टच करेगी तो इसमें क्या आ जाएगी रोटेशन आ जाएगी, ये आगे जब चली जाएगी, लेकिन ये फिर क्या करेगा रोटेशन मोशन में आगे मूव करेगा, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये मोमेंटम कहां से आया, इस रो में जो वेलोसिटी थी वो इसमें ट्रांसफर होगी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम था जो इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड कर गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अपना फोर्थ लॉ कौन सा है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हमें ये पता होगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज अपने मैटर किससे मिलकर बना है, एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाएंगे तो फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एटम नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो किसकी ज्यादा होगा, कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो एटम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इनबैलेंस से चार्ज आता है एटम के ऊपर। इन एटम चार्ज इज ड्यू टू इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर अपने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल हैं, बैलेंस हैं, तो न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब अपने इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है तो नेगेटिवली चार्ज है, तो एटम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन तो एटम के ऊपर अपना क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इम्बैलेंसिंग की वजह से है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, according to law of conservation of charge, total charge is constant, total charge is conserved। बट टोटल चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन बट चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ऐसे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज को किसी भी एटम से, अगर ये एटम है उससे अंदर अपन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। और किसी भी एटम को अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये थे अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉज। तो थैंक यू बच्चों।